नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह करंट अफेयर से संबंधित वीडियो नंबर 3 है। इसके पूर्व में हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं इसी YouTube चैनल पर, जिन्हें बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया गया है। आप वहां पर जा कर के उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट दोनों जगह पर दिया गया है। चलते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन में यह करंट अफेयर से संबंधित सेगमेंट है और आप लोगों ने पूरे साल करंट अफेयर ज़रूर पढ़ा होगा, तो यह रिवीजन सीरीज होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसे इस यूट्यूब चैनल पर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले जान लेते हैं, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। यह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। इन्हें 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विधि आयोग क्या है? देखो, विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता निकाय है यह। और यह कैसी, मतलब क्या संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है? नहीं, यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। भारत सरकार के आदेश से गठित यह एक कार्यकारी निकाय है जो विधि आयोग है। ठीक है। पहला विधि आयोग जो था वह 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में बना था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहला विधि आयोग कब बना, और दूसरा विधि आयोग 1853 में, तीसरा विधि आयोग 1861 में बना था और चौथा विधि आयोग 1879 में बना था। तो यह थोड़ी सी जानकारी थी विधि आयोग के संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र, जिसकी रचना की थी भरत मुनि ने, और श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की थी। इन दो रचनाओं को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर वैश्विक महत्व की दस्तावेजी विरासत को मान्यता प्रदान करता है, जो वैश्विक महत्व के दस्तावेज हैं। अब यहाँ पर दिया गया है यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में समझ लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी आर जैसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है, यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 193 देश इसके सदस्य हैं। तो इतनी एडिशनल जानकारी यहाँ पर हमने यूनेस्को से संबंधित देख ली। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम। तो उत्तराखंड ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम क्या है? तो जितने भी उत्तराखंड में ज़िले हैं उनमें से हर ज़िले में एक गांव को वो लोग चुनेंगे और चुन करके उसमें संस्कृत भाषा को प्रमोट करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब उत्तराखंड में इस समय सीएम जो हैं वर्तमान में, वो हैं पुष्कर सिंह धामी नाम है इनका, जो वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं। 9 नवंबर सन 2000 को यह उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था
और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब इतना तो आपने समझ लिया। तो उत्तराखंड दिवस भी 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। अप्रैल 2025 में यह मानक इसे मिला। कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। ठीक है, जिला सतारा का जो कराड़ शहर है, यह सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे की 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। तो सतारा जो कि मराठा साम्राज्य की धुरी रहा है। शिवाजी की राजधानी क्या था? सतारा ही था, शिवाजी की राजधानी थी। जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उस समय क्या होता है, 1818 में अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो सतारा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और 1849 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो सतारा बहुत ही महत्वपूर्ण है मराठा साम्राज्य में। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं इस समय, यह तो आपको पता ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। जो भी नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 21 पारंपरिक उत्पादों को यूपी में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो जीआई टैग क्या है? देखो, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है उसे जीआई टैग दिया जाता है। और भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग देता कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जीआई टैग देता है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री होती है एक, उसी के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो जीआई हब काशी क्षेत्र बन गया है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बनारस में शहनाई को, तबला को, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फ़ी, भित्ति चित्र और चिरई गांव करौंदा, इतनी चीज़ों को जीआई टैग मिला जो कि बनारस से संबंधित था। महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर शहनाई अगर आपने देखा तो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, इनका नाम जरूर सुना होगा। और प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन थे। ठीक है, इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। हो सकता है शहनाई और तबला से संबंधित इनका नाम पूछ ले। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 22-23 जारी की गई। पंचायतों का विकास किस क्रम में होगा, कैसे होगा, इससे संबंधित यह सूचकांक है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायत को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुई हैं। गुजरात के बाद दूसरा स्थान तेलंगाना का है। गुजरात के बाद फ्रंट रनर श्रेणी में दूसरा स्थान तेलंगाना का है, जहां 270 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? तो सर्वाधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। देखिए, बिहार में होने वाला है चुनाव, तो आप देखेंगे कि कई सारी जगहों पर बिहार के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन में
कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 23-24 में 930 हो गया है। तो लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है, बहुत अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया, यह 2 देशों की यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रटिस्लावा है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय यात्रा की थी इन 2 देशों में। कह रहा है किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया, यानी सिटी की ऑफ ऑनर दिया? तो लिस्बन ने। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को प्रत्यार्पित कर दिया है यूएस से। यह पाकिस्तान का नागरिक था और कनाडा में निवास करता था। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तो तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव पीएम मोदी द्वारा रखा गया। पीएम मोदी द्वारा भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो न्यू पवन रेल ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग था, बाद में इसी को नीति आयोग बना दिया गया था। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो राजस्थान में। राजस्थान में धूप अच्छी खासी मिल जाती है, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे ज़्यादा स्थापित हैं। कुल 275 स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया जिले में। बलिया जिले में क्या मिला है? कच्चे तेल का भंडार मिला है। 26 मार्च 2025 का न्यूज़ है ये। अभी पंचायत सीरीज आई थी, तो पंचायत सीरीज में जो ज़िला है वह बलिया ज़िला की ही बात करता है। चलिए, यह तो ऐसे ही बता रहा था मैं। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश, और वह भी वाराणसी में। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में है। तो और डॉल्फिन सफारी गंगा नदी में बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? तो सूरत, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की, यानी साइन लैंग्वेज शुरू की है? तो पंजाब है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो विचोली हप्सी में, इंदौर में है यह। ठीक है, यहाँ ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? तो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह, जिसे पीएम मोदी को प्रदान किया गया। इसका नाम याद कर लीजिएगा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले
बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर रखी गई है, लखीमपुर खीरी में। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट उद्घाटित किया गया। तो यहाँ समझ लेते हैं कि वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट क्या होता है। तो जो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है, इन्हें इस तरह से सोलर पैनल इसमें लगाए जाते हैं जो दोनों तरफ से सूरज की रोशनी को कैप्चर करने में सक्षम होते हैं। इन्हें लगाने के लिए अलग से ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन्हें मेट्रो के मौजूदा स्ट्रक्चर पर ही स्थापित किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट, और कहाँ पर लगाया गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में, दिल्ली में है यह। नेक्स्ट है स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो गुजरात ने इनलैंड मैंग्रोव घुनरी स्थल कच्छ को गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है? तो तपोवन आश्रम प्रयागराज में विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लोकपाल ने लिया है। तो वर्तमान में जो लोकपाल हैं भारत के, उनका नाम है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, तो 2024 से यहाँ भारत के लोकपाल हैं और इन्होंने 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, और उड़ीसा में यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं यह। इन्होंने भाग लिया 18वें प्रवासी सम्मेलन में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने भाग लिया। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? तो यहाँ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है यह। यहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की गई। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रभावो सुबियंतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं यह 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट कह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो IIT दिल्ली में यह रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अत्यधिक उच्च और
वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो 13 राज्य में है वो। बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। करा कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में हैं? तो 11 जिले हैं जो बाढ़ के लिए और सूखा के लिए दोनों में उच्च जोखिम श्रेणी में हैं। इन जिलों का नाम है बिहार का पटना, केरल का अलप्पुझा, चराईदेव और डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, ये सब जिले असम के हैं। और उड़ीसा का केंद्रपाड़ा जिला है। मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर यह पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं जो सूखा और बाढ़ दोनों से प्रभावित होते हैं, उच्च जोखिम में हैं। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो महाकुंभ क्षेत्र एक नया ज़िला है, ठीक है, 1 दिसंबर 2024 से। इस नए ज़िले को किस नाम से जाना गया? तो यह जो नया ज़िला था महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना गया। महाकुंभ मेला ज़िले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? तो कुल मिला के 67 राजस्व गांव शामिल किए गए हैं इसमें। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना तहसील महाकुंभ मेला जनपद में शामिल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो कुंभ सहायक चैटबॉट शाह AI याक यह चैटबॉट था जिसे PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था श्रद्धालुओं की सहायता के लिए। फिर भी भगदड़ मच गई, काफ़ी लोग मर गए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? कोल्लम को शीर्ष समुद्री जिला घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? उत्तर बस्तर कांकेर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के CM हैं द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो जो बहुरंगी लोग हैं उसमें पौराणिक समुद्र मंथन से निकाले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो लोगों की डिजाइन में अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर है। नेक्स्ट कह रहा है कि कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था यह। तो आरोहा 2024 सम्मेलन का आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किया गया। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? यह जो फ्री टू थिंक रिपोर्ट है
यह स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित की गई। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो 0.2 अंक हो गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में अब भारत को शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्ल को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, जो स्वदेशी गाय हैं उन्हें गौ माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डा, जिसका नया नाम अब होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य कौन है? तो केरल पहले पर, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर जम्मू कश्मीर और चौथे पर गुजरात है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका पुनर्नामकरण किया जाएगा। तो राजधानी जो कि पोर्ट ब्लेयर थी, अब इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, पूछ सकता है यह। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ ने, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वहाँ गोरखपुर में है यह सैनिक स्कूल का उद्घाटन गोरखपुर में किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इन 5 जिलों के नाम हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, जिसे 2.0 भी कहा जाता है। PMAYU 2.0 योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रारंभ किया गया था। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? तो ऐप का नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन।
नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यह 519 किलोमीटर लंबा होगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गुजरेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर का जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं यह सीरीज आपके काम आ रही होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।